Hello, students. Welcome to our channel, Political Insight. जहाँ पे हम देखेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को जो 3 जून को हुआ था 2025 में। यहाँ टोटल 50 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा 2025 के पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो 2025 क्वेश्चंस रहेंगे। और इससे अगर इससे पहले किसी ने क्लास ना देखी हो तो हम हर ऑल्टरनेटिव डे पे एक क्लास कॉन्सेप्ट्स की लेते हैं एंड सेकंड क्लास लेते हैं अपने पीवाईक्यू की, एमसीक्यूज की, एक्सपेक्ट क्वेश्चन की। अगर किसी ने ना देखा हो तो जाके देख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले डेली वीडियोस के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे कि हमारा एग्ज़ाम मई में कंडक्ट होता है 26 के लिए, क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो कोई क्लास को मिस ना करें, इसलिए वो नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं हमारे चैनल की। यहाँ पर रोज़ वीडियो अपलोड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। Arrange the states in the correct chronological order according to their year of formation। यहाँ पर हमको स्टेट्स को उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा ईयर का फॉर्मेशन हुआ था नागालैंड की डेट थी 1963 एंड सेकेंड वन इज मणिपुर, इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। एंड थर्ड वन इज सिक्किम, इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। एंड लास्ट वन इज मिजोरम, जो फॉर्म हुआ था 1987 में। तो हम देखेंगे अपने ऑप्शंस में। सबसे पहला ऑप्शन हमारा ए होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए होना चाहिए। यहाँ पर सी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड से ही आप काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं और क्वेश्चंस को दे सकते हैं। तो इसलिए एलिमिनेशन बेस्ट होता है। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन के सब हम सारे क्वेश्चंस को टाइम नहीं दे सकते, तो इसलिए एलिमिनेशन बेस्ट होता है। कि हमको कई बार सब ईयर्स एंड उन कॉन्सेप्ट्स के ईयर एंड डेट्स याद नहीं रहते हैं, टाइमलाइन, इसीलिए हमें एलिमिनेशन मेथड से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा ए था, देन हमारा था मणिपुर सी, 1972। देखेंगे ए के बाद सी आना चाहिए, तो बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह विजिबल होगा। देखते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग countries was the last UN trust territory to gain independence, leading to the suspension of the Trusteeship Council। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि यूएन का एक पार्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल, वो किस कंट्री के इंडिपेंडेंस के बाद डिसइंटीग्रेट किया गया था। तो वो पलाऊ था, नीदरलैंड था, नाम्बिया था या साइप्रस था। तो आर करेक्ट आंसर इज पलाऊ। जहाँ पर हम ट्रस्टीशिप काउंसिल की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट हुआ था। आगे देखेंगे। यहाँ पर एक फैक्ट हम और देखेंगे कि पलाऊ को इंडिपेंडेंस
मिली थी 1994 में। इसके बाद इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। आगे हम देखेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन को। इसमें व्हाट डज द इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ। इलेक्टोरल रोल को वोटर लिस्ट ही कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए और ये टर्म डाली गई यहाँ पे, बट इट्स अ जनरल क्वेश्चन। वो इलेक्टोरल रोल को वोटर लिस्ट भी कहते हैं, तो उसमें कहा गया कि इलेक्टोरल रोल जिसे हम वोटर लिस्ट भी कहते हैं वो किस चीज़ से कॉन्स्टिट्यूट होती है, चलिए देख लेते हैं। और इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी। नहीं, हम एक्सक्लूड माइनॉरिटी का नहीं करते हैं। इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ वोटर्स हु हैव लॉस्ट देयर वोटिंग राइट बिकॉज ऑफ क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट देम। नहीं, बात हम नहीं करते। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल एडल्ट in a parliamentary constituency. No, not true. Our correct answer is fourth. It is a list of all citizens eligible to vote. जो जो वोट के लिए मान्य होता है, एलिजिबल होता है, उसको वोटर लिस्ट में किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। डैश जजेस आर इलेक्टेड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट हेग फॉर हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ पर पूछ रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं एंड कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं। हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है फैक्चुअल क्वेश्चन, ये रहने वाला है 15 जजेस एंड 9 ईयर्स। 15 जज को हम 9 ईयर्स के लिए 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इलेक्शन होता है यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। एंड इन 15 जजेस का री इलेक्शन भी पॉसिबल है, री इलेक्टेड भी हो सकते हैं ये जजेस। तो ये हमने देख लिया। आगे देखेंगे। Which one of the following treaties was signed for the establishment of the European Union in 1992? जैसा कि हमने अपने चैप्टर सेकंड में इसको डिस्कस किया है, मैंने वहाँ मेंशन भी किया था कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो थी हमारी मैस्ट्रिक्ट थी यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन के लिए। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट जो स्टैप करती है यूरोपियन यूनियन को, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। यूरोपियन यूनियन एंड मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992, दोनों का ईयर सेम रहेगा। जहाँ पर ये इसकी फाउंडेशन फाउंडेशन फॉर द यूरो करेंसी की भी बात करते हैं इस ट्रीटी में। आगे देखते हैं अपने 6 क्वेश्चन को। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहले हम देखते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये ये फैक्ट भी हमने अपने प्रीवियस क्लास में किया था, विच इज़ ऑल्सो मेंशन इन चैप्टर 2 आसियान में। तो देखते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1967 इज रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान। तो हम फर्स्ट का थर्ड देखेंगे कहाँ पर मिलेगा हमें। यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। देन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मार्क द करेक्ट आंसर विद एलिमिनेशन मैथड, एक का थर्ड। बाकी सब आप देख लेना इसमें क्लास को दोबारा देख के।
अगर आपको रिकॉल करना हो तो फैक्ट्स को। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। इन विच ईयर इंडिया साइन द and ratified the 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में बात किया था एमसीक्यू की, तो हमने देखा था क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था। एंड क्योटो जापान की एक सिटी है, इसके बेस पर हम इसको क्योटो प्रोटोकॉल प्रोनाउंस करते हैं, जो 1997 में साइन हुआ था। इसका मेजर कंसर्न हमने देखा था क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस emission of ग्रीन हाउस गैसेस, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, तो इंडिया ने इसे कब साइन एंड रेटिफाइड किया था, इन 2002। ओके, हम यहाँ देखेंगे इंडिया ने, ये क्वेश्चन ये भी फॉर्म हो सकता है कि इंडिया ने साइन तो 2002 में किया था, बट इट केम इनटू फोर्स लेटर इन 2005। ये लागू किया गया था 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is not a permanent member of UN Security Council? हम यहाँ देखेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो वहाँ 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। टोटल 15 मेंबर है इसमें। इसमें 5 के पास तो वीटो पावर होती है, बट इनके पास कोई वीटो पावर नहीं होती। तो इस इन 5 कंट्रीज में हम देखते हैं कौन कौन इंक्लूड है, हमें बताना है नॉट का। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम नोट को अंडरलाइन ज़रूर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस हमसे गलत हो जाते हैं आते हुए भी। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हम कॉन्फिडेंस में ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं एंड क्वेश्चन को नॉट को मार्क नहीं करते हैं and करके आ जाते हैं आंसर, जो हमारा गलत भी हो जाता है कभी कभी। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, हमें नॉट देखना है, अंडरलाइन करना है, उसके साथ क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा 5 मेंबर्स की बात करें तो फर्स्ट हमारा है यूएस, सेकंड हमारा है यूके, थर्ड हमारा है फ्रांस, फोर्थ हमारा है चाइना एंड लास्ट हमारा है रशिया। इसमें से देखते हैं कौन नहीं होगा, हमारा यूएस होगा और जर्मनी नहीं होगा, चाइना होगा, रशिया। जर्मनी इट्स ऑल्सो अ कंट्री ऑफ यूरोप एंड बट यहाँ पर सिर्फ यूरोप की एक कंट्री शामिल, यहाँ 2 देखने को मिलती है, फ्रांस एंड यूके। जर्मनी नहीं होगी। आगे देखते हैं, हमारा देखते हैं 9 क्वेश्चन। Who had become the symbol of opposition to the emergency rule and who was the following force behind the formation of जनता पार्टी। यहाँ हम जानते हैं इमरजेंसी देखने को मिलती है 1975 में हमें, अ, जो वायलेट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और इसको अपोज करते हैं एंड जनता पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। ये कामराजन, नो। जेपी नारायण, यस। ये थे हमारे जेपी नारायण, ये बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। ये ड्यूरिंग द इमरजेंसी जो जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई थी, वहाँ पर ये अपोजिशन लीडर को यूनाइट करते हैं अथॉरिटेरियन रूल के खिलाफ एंड ये सिंबल बनते हैं। जेपी नारायण इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ये अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमारा आंसर होगा एंड जेपी नारायण
also talks about total revolution. Total revolution, uh, और इनका काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल रहता है जनता पार्टी में फॉर्म करने में। जनता पार्टी का फॉर्मेशन से जुड़े हैं, जो 1977 में कांग्रेस को डिफीट भी करती है इलेक्शंस में। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट होने वाला है कि कांग्रेस को 1997 में ऐसी कौन सी पार्टी थी, ऐसी कौन सी कृष्ण पार्टी ने डिफीट किया था, तो वो थी हमारी जनता पार्टी। तो सब याद रखिए। आगे देखते हैं अपना 10 क्वेश्चन। Which political leader in India inherited the chief minister on 15 October 1947 said, whatever the provocation from Pakistan, whatever the indignities and horrors inflicted on non-Muslim there, we have got to deal with this minority in a civilized manner. We must give them security and the rights of citizens in a democratic state. तो यहाँ पर हमारे पार्टीशन के बाद की बात की गई है, और ये फेमस फेमस लाइंस किसके लेटर में देखने को मिलती है हमें? ये हमें देखने को मिलते हैं हमारे जवाहरलाल जी के लेटर में। करते हैं जो हमारे आफ्टर पार्टीशन पार्टीशन के बाद 1947 बाद जो वायलेंस एंड टेंशन हमें देखने को मिलती है बिटवीन टू कम्युनिटीज, हिंदू एंड मुस्लिम, उसकी बात करते हैं। और वो प्रोटेक्शन, वो माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन की बात करते हैं जो इंडिया में थे, एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहोल्ड करते हैं एंड श्योर करते हैं सिक्योरिटी एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी एंड सिक्युलरिज्म फॉलो हो रहा था। सिक्युलरिज्म इंडिया फॉलो कर रहा था, जहाँ पे किसी भी माइनॉरिटी को मार्जिनलाइज नहीं कर सकते थे, और हमारी इंक्लूसिव डेमोक्रेसी किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। तो ये देखेंगे, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला था। तो ये थॉट और ये कोट जवाहरलाल नेहरू ने दिया था हमें। आगे बढ़ेंगे अपने 11 क्वेश्चन के साथ, जो था पॉलिटिकल लीडर एंड देयर एसोसिएशन विद। नाम बतानी है कि किसके साथ रिलेट करती है। सबसे पहले, अगर आपको कुछ ना भी पता हो तो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर के बारे में पता होगा, जिसके बारे में हमने बात की थी। ये थे वी रामास्वामी। हमने हमने लास्ट एमसीक्यू क्लास में इनकी बात की थी, जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट से जुड़े थे। ये लीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट तो देखने को नहीं, सॉरी, बी का फर्स्ट हो जाएगा हमारे लिए। बी का फर्स्ट तो सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देंगे। हम देखेंगे सी ऑप्शन को। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये हमें देखने को मिलते हैं, बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स एसोसिएशन विद इंडिया। जम्मू कश्मीर का विलेज जब हुआ था इंडिया में, तो हमको प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखने को मिलते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो हमारा सी का सेकंड सेकंड ऑप्शन रहने वाला है करेक्ट। सो ये नहीं होगा, ये हमारा ऑप्शन हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। The two basic kind of reforms are needed in the United Nations. These are, हमको बताना है कि ऐसे कौन से रिफॉर्म थे जिसकी यूएन में चेंज की ज़रूरत हमें है। सो रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस देखते हैं। A review of the issues that fall within the jurisdiction of organization, finding up permanent seats in UN Security Council,
banning nuclear power states from its membership. सो बैनिंग न्यूक्लियर पावर स्टेट्स फ्रॉम इट मेंबरशिप, ये नहीं हो सकता क्योंकि जिनके पास वेटो पावर है वो ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो डी, हम डी को एलिमिनेट करेंगे, डी को एलिमिनेट करेंगे, डी को एलिमिनेट करेंगे, तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। एक ऑप्शन पढ़ के हमने अपना आंसर निकाल लिया। सो यही मेथड आपको यूज़ करना है अपने इफ़ेक्टिव इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी को गेन करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। स्मार्ट लर्निंग करनी है हमें, रूट लर्निंग नहीं करनी है। देखेंगे बेसिक काइंड ऑफ रिफॉर्म थे, रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस। तो पहला रिफॉर्म हमारा स्ट्रक्चरल हो गया, पहला रिफॉर्म हमको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखने को मिला। दूसरा देखेंगे रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड को देखने को मिला फंक्शनल। तो इन दो यूएन रिफॉर्म की हमें ज़रूरत है, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल, सेकंड वन इज फंक्शनल। आगे देखेंगे। तीन क्वेश्चन को देखेंगे। Which of the following statements are correct about the split in the Congress? यहाँ पर हमें कांग्रेस के विभाजन की बात की जा रही है, स्प्लिट की बात की जा रही है। तो देखेंगे आफ्टर द 1967 इलेक्शन द कांग्रेस पार्टी retained power at the center but with the reduced majority and lost power in state. No, it's not true. करेक्ट बताना है हमें, करेक्ट बताना है। तो 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस का कम बैक हुआ था, कांग्रेस का कम बैक देखने को मिलता है, तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा। सेकंड वन इज द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। ये ट्रू है, इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी में विभाजन देखने को मिल रहा था। देखते हैं। द syndicate was led by the K. Kamraj, former chief minister of the Tamil Nadu, and then the president of the Congress party. Correct, correct option है। The syndicate includes S. Nijalingappa of Mysore, Atulya Ghosh from Assam, and N. Neelam Sanjeeva Reddy from Andhra Pradesh. This is also true. हमारा अगर हम अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, सी एंड डी। क्वेश्चन देखते हैं। Why did the appointment of the Chief Justice of India become controversial of after Keshwanand Bharti judgment in 1973? यहाँ पर हम केशवानंद भारती जजमेंट बहुत प्रोमिनेंट है 1973 का। तो बात करेंगे इसके बाद मेजर चेंज क्या आए थे, लैंडमार्क डिसीजन को देखने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिला था। बेसिकली केशवानंद भारती जजमेंट टॉक्स अबाउट broke the convention of appointing the senior most judge। अपने बेसिक स्ट्रक्चरल और डॉक्ट्रिन में देखने को मिलता है हमें सीनियर मोस्ट जज की अपॉइंटमेंट, तो वहाँ पर इसका वायलेशन हुआ था। तो देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे। द गवर्नमेंट वायलेटेड द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ने वायलेट किया था अपॉइंटमेंट की प्रैक्टिस को, सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट ना करके। तो हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट रहने वाला है। आगे देखते हैं।
Which one of the following statement is not correct about the cultural consequences of globalization? ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कौन सा सही नहीं है, हम पहले ही देख लेते हैं कौन सा सही है। ये नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, इसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। नॉट करेक्ट को देखेंगे। The cultural effect of globalization leads to the fear that his process poses a threat to culture in the world. ये सही है, कल्चर को थ्रेट करता है। एंड सेकंड देखेंगे, द राइज of a uniform culture is not emergence of a global culture. This is also true. A uniform culture is not necessarily a true global culture. ये बात सही है। The consequences of globalization is strictly confined to the sphere of politics and economy. ये हमारा इनकरेक्ट रहने वाला है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट लिमिटेड टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। ये इट इज ऑल्सो इफेक्ट्स कल्चर, सोसाइटी, लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज। सो ये हमारा इनकरेक्ट रहने वाला है। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को स्ट्रिक्टली कन्फाइन नहीं करती। लास्ट में देखते हैं, व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर इज द imposition of western culture on the rest of the world. ये करेक्ट है। कहीं ना कहीं हम पे वेस्टर्न कल्चर का इम्पोजिशन देखने को मिलता है हमें ग्लोबल कल्चर के नाम पे, तो हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा ये, एंड करेक्ट हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू था। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमें देखने को मिलता है 1952 से 1956 तक, 51 से सॉरी 1951 टू 1956। सेकंड देखने को मिलता है 1956 1961। सेकंड का याद रखेंगे। इसके करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में देख लेंगे। It was drafted by a team of economists and planners under the leadership of PC Mahalanobis. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारे लिए। सेकंड देखते हैं, it wanted to bring about quick structural transformation. Yes, it's correct. It gave a big push to heavy industrialization. Yes. दूसरे दूसरे 5 ईयर सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करता था। दूसरे पंचवर्षीय योजना हमारी। And fourth option is, it gave a greater role to the private sector than the public sector for the development of basic and heavy industries. This is not the true. The plan favored the public sector, not private sector. Public sector को फेवर करता था, ना कि प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर को हम 1991 में देखते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में। वहाँ पर इसको ज़्यादा वहाँ पे इसके रोल को ज़्यादा देखते हैं, ग्रेटर रोल को 1991 में। बट यहाँ देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा था हमारी इकोनॉमी में। देखते हैं अपना 17 क्वेश्चन। Before India became independent, a group of leading industrialists drafted a proposal which emphasized that the state should take major initiative in industrial and other economic investment after independence. What is this proposal called? यहाँ पर हम देखने को मिलेंगे इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हम इंडस्ट्रियलिस्ट
प्लस स्टेट रोल का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे प्लान 1940, जहाँ पे हम देखते हैं इसके प्रोमिनेंट लीडर थे जो ये आइडिया प्रपोज करते हैं गवर्नमेंट को। तो उसमें हमारे थे JRD टाटा एंड GD बिरला। ये दो ऐसे मेजर पर्सनालिटी थी जो प्लान प्रपोज करती है, बॉम्बे प्लान गवर्नमेंट को 1944 में। सो आर करेक्ट आंसर इज बॉम्बे प्लान 1944। आगे देखते हैं अपना 18 क्वेश्चन। इन इंडिया द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिजीनियस पीपल इज यूजुअली अप्लाइड टू। हम इंडिया में इंडिजीनियस पीपल किन्हें कहते हैं? देखेंगे हम इंडिजीनियस पीपल किन को मानते हैं, किन के लिए ये टर्म हम यूज़ करते हैं और किन के लिए ये अप्लाई होता है। यहाँ देखेंगे अदर बैकवर्ड क्लास नो, डिप्रेस्ड क्लास नो, शेड्यूल कास्ट नो, शेड्यूल ट्राइब यस, इट्स आर आंसर। ये वो ग्रुप होता है जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ सर्टेन रीजन का होता है एंड इनका अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज एंड अपना ट्रेडिशन होता है। एंड आपको देखने को मिलेगा ट्राइब्स जो हम देखते हैं फॉरेस्ट में एंड हिल्स एंड एक्सेट्रा एंड रिमोट एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं ट्राइब्स। जहाँ हम बात करें डिप्रेस्ड की एंड शेड्यूल कास्ट की, ये एक हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड ग्रुप है, इसको हम इंडिजीनियस ग्रुप नहीं कह सकते। दीज टू आर oppressed oppressed group, not indigenous group। आगे देखेंगे which of the following was not a reason for disintegration of the Soviet Union। चैप्टर को हमने चैप्टर वन में हमने इसकी बात की थी, यूनिट वन में। अगर किसी ने ना देखा हो तो वो इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने वहाँ पर इसको मेंशन किया था, वहाँ पे बात की थी हमने। तो हम देखते हैं द सोवियत यूनियन मेंटेन अ न्यूक्लियर एंड अ मिलिट्री आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट इन ईस्टर्न यूरोप। जहाँ पे हम देखते हैं हैवी मिलिट्री स्पेंडिंग वीक इन द इकोनॉमी, यहाँ पर हैवी मिलिट्री को और न्यूक्लियर आर्सेनल को ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे थे सोवियत यूनियन एंड वहाँ की इकोनॉमी को वीक कर रही थी। तो ये हमारा करेक्ट है रीज़न, बट हमें नॉट बताना है। सेकंड देखेंगे ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक advance of the West and could see the disparities between their system and the system of the West। ये जो ऑप्शन है ये हम बर्लिन में भी देखने को मिलता है, वहाँ पर जो बर्लिन की वॉल बनी थी वहाँ के लोग भी ईस्ट टू वेस्ट देखते थे वहाँ के डेवलपमेंट को, तो उनको वहाँ पर ऑपरेशन फील होता था और डिस्पैरिटीज क्लियरली दिखती थी। तो ये भी करेक्ट है हमारा आंसर। ये बेसिकली हम यूरोप की बात देखें तो सोवियत यूनियन को देखें तो सिमिलर टू जर्मनी। Third one is ordinary people were alienated by the slow and the stifling administration, rampant corruption and the inability to the system to correct mistake it had made। यहाँ पर देखते हैं हम एक करप्शन देखने को मिलता है हमें एंड कम्युनिस्ट पार्टी थी वहाँ पर करप्ट थी एंड वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्लो था एंड स्टिफ था। एंड आगे देखते हैं जो हम ये करेक्ट आंसर है हमारे लिए। हमने देख लिया था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जवाबदेही नहीं थी वहाँ पर
वहाँ के रूल पे बात करी थी, रूल करप्ट हो चुका था एंड वहाँ के मिस्टेक से वहाँ पर कोई भी सीख उनको नहीं मिल रही थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये, सोवियत यूनियन के बारे में बात करें तो। एंड फोर्थ वन इज द ऑर्डिनरी citizens had gained over a period of time more privilege than party bureaucrats. No, it's not true. Ordinary citizens को वहाँ कुछ ना डेमोक्रेसी, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ दी जाती है, ना अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर शो की जाती है बाय द गवर्नमेंट। एक तरह से टाइरें नहीं होती वहाँ पर। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, जो कि गलत है। आगे देखेंगे। Which of the following alliance front anonymously chose Manmohan Singh as Prime Minister the 2004 election? यहाँ हम देखेंगे नेशनल फ्रंट, यूनियन फ्रंट, यूनाइटेड, यूपीए एंड एनडीए। जैसा कि हमको देखने को मिलता है यूपीए एंड एनडीए एक कोएलिशन गवर्नमेंट फ्रेम करते हैं। एनडीए रिलेटेड टू बीजेपी एंड यूपीए रिलेटेड टू कांग्रेस। जहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस यूपीए से रिलेटेड थी 2004 में, जो सोनिया गांधी के डिनायल के बाद मनमोहन सिंह का प्रपोजल दिया गया था प्राइम मिनिस्टर के लिए। आगे देखेंगे 21 क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मैथड। देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स को, उनके टेन्योर्स को, उनके काल को, कार्यकाल को। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे रीसेंट प्राइम मिनिस्टर, जिससे सब फेमिलियर होंगे आई गेस। सो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मनमोहन सिंह को, जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पर यूपीए कोalition से फॉर्म हुए थे होते मई 2004 से मई 2014 तक, जहाँ पर 2014 में हम बीजेपी पे गवर्नमेंट देखने को मिलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी का फोर्थ। तो देखेंगे सी का थर्ड नहीं हो सकता, सी का फोर्थ, सी का थर्ड नहीं हो सकता, सी का। तो हमारा आंसर एलिमिनेशन से पॉसिबल है, हमें सॉल्व करने की भी नीड नहीं यहाँ पर है। इसको देखेंगे सब स्टूडेंट्स रिपीट करके, अगर फैक्चुअल लेना हो तो इन्फॉर्मेशन, तो इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे अपने क्वेश्चन 22 को। आंसर द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन साउथ एशिया इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आगे हम साउथ एशिया की बात करने वाले हैं अपने चैप्टर थर्ड में, यूनिट 1 के, जो अभी अपलोड किया जाएगा। तो देखते हैं, उससे पहले आइडिया लेते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका साइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हुआ था हमारा 1998 में। एंड सेकेंड वन इज वाजपेयी मुशर्रफ आगरा एग्रीमेंट, ये हुआ था हमारा 2001 में। एंड 6 पॉइंट प्रपोजल ऑफ शेख मुजीबुर रहमान फॉर ग्रेटर इकोनॉमी टू ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें तो ये हुआ था 1966 में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन एन एग्रीमेंट नॉट टू अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ऑफ ईच अदर, ये हुआ था हमारा 1988 में। तो सब डेट्स को हम देख चुके हैं, तो हम वहाँ से मार्क करेंगे अपना, जहाँ पर हम देखेंगे हमारे फर्स्ट ऑप्शन को, जिस सी रहने वाला है हमारा स्टार्ट सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज सी डी ए बी। इट इज सी डी ए एंड बी। आगे देखिए। May 23 question. Which of the following ideology was adopted by the Bharatiya Janata Party at the time of its formation? भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है 1980 में, जब ये भारतीय जनसंघ थी। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर्म की थी, लीड कर रहे थे इसको। देखेंगे ये कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इट फॉलोज गांधीयन सोशलिज्म। यहाँ पर गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते थे, जो बात करती थी डिसेंट्रलाइजेशन की एंड सेल्फ रिलायंस की एंड सोशल जस्टिस की। तो ये 3 कोर आइडिया थे हमारे गांधीयन सोशलिज्म के, और ये प्रिंसिपल थे। यहाँ पर मेंशन भी किया गया फॉर्मेशन के टाइम पे, मतलब इनिशियली। अब जो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया फॉर्मेशन के टाइम पे, दैट्स वाई, इसीलिए क्योंकि बाद में पीरियड ऑफ टाइम के बाद बीजेपी की आइडियोलॉजी में चेंजेस आए थे, हमें चेंजेस देखने को मिले थे जो पहले जैसे नहीं थे। तो आगे देखेंगे, बट हमारा आंसर होगा गांधीयन सोशलिज्म। फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग का। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, स्टेटमेंट्स एंड मैच द फॉलोइंग वाले। इसके लिए प्रैक्टिस इन एलिमिनेशन मेथड इज आर गेम चेंजर। देखते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल देयर अचीवमेंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इनके फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल का क्वेश्चन देखा था। हम यहाँ देखते हैं मेजर इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग वैली को। ट्रिग वैली इज एसोसिएटेड विद वर्क फॉर सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और कश्मीर। तो उनका मेजर वर्क ये था, सीज फायर करवाई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ए इज रिलेटेड टू फोर्थ, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। दोनों ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे। एंड सेकेंड वन इज कॉफ़ी एंड नान। कॉफ़ी एंड नान देखेंगे। कॉफ़ी एंड नान इज रिलेटेड टू declared the US-led invasion of Iraq as an illegal act। यूएस के इन्वेजन को इराक में वो एक इलीगल एक्ट बताते हैं। सो आर ऑप्शन बी फर्स्ट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी का फर्स्ट। इस क्लास के बाद आप इसको मैच कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, जो पार्ट 1 है हमारा। सेकेंड पार्ट से हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट रहेगा, देखेंगे। इन विच प्रिंसली स्टेट द पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रजाकार वाज अनलेस्ड ऑन द पीपल। देखेंगे बिफोर द इंडिपेंडेंस के टाइम पे प्रिंसली स्टेट, ऐसा कौन सी प्रिंसली स्टेट था जिसके पास अपनी पैरामिलिट्री थी, जिसे हम रजाकार बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है। इसने कॉमन पीपल पे या कहीं मैस पे कहीं ना कहीं ना रिप्रेशन दिखाया था, वायलेंस दिखाया था, जिसे हम ऑपरेशन पोलो भी कहते हैं, जो इंडिया ने स्टार्ट किया था
इस प्रिंसली स्टेट के लिए, तो दैट इज रिलेटेड टू हैदराबाद। इट इज रिलेटेड टू हैदराबाद। रजाकार दिखा हमने, पैरामिलिट्री फोर्स थी जो प्रिंसली स्टेट हैदराबाद से एसोसिएटेड थी और इसको लीड कर रहे थे, लीड बाय कासिम रजवी। जो सपोर्ट करते थे निज़ाम को, जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट के हैदराबाद के किंग थे जिन्हें निज़ाम कहते थे। रजाकार का रोल था इंटीग्रेशन को, ये इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडिया को अपोज कर रहे थे रजा का एंड हैदराबाद के निज़ाम, बेसिकली ये अपोज कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद इनटू इंडिया। एंड इसीलिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स का यूज़ भी करते हैं जिन्हें हम रजाकार कहते हैं। ये जो फोर्स थी ये पीपल के अगेंस्ट भी यूज़ की जा रही थी, जिसका नेचर थोड़ा वायलेंट था। इसीलिए इंडिया ने ऑपरेशन पोलो 1948 में किया था टू इंटीग्रेट हैदराबाद। तो ये हम याद रखेंगे, और ऑपरेशन पोलो इज एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। एंड ये भी याद रखेंगे हम रजाकार, ये रजाकार रिलेटेड टू हैदराबाद, हैदराबाद क्राइसिस। रजाकार डायरेक्टली रिलेटेड टू हैदराबाद क्राइसिस। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको एक्सप्लेनेशन माइंडफुल लगा, थॉटफुल लगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें पॉलिटिकल इनसाइट को। एंड आपकी सब्सक्रिप्शन एंड आपकी लाइक्स एंड आपके वॉचिंग आवर्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है, जो मुझे इंटरनली मोटिवेट करेंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट को लाने में, जहाँ पर आपको महंगे महंगे कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल इनसाइट प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी कंटेंट। सो गाइस, बस आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है इसी वीडियोस के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस को, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। आपके इंसाइट से यहाँ पर रोड मेमोराइजेशन को मैं पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ रोड मेमोराइजेशन के लिए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्टडिंग गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।